A very good morning to all my dear friends. Welcome once again in my YouTube channel Balwinder Study Circle. फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35 इसके अंदर हमने 6 फंडामेंटल राइट्स एंड अदर जो प्रोविजंस थे अंडर आर्टिकल 33, 34 एंड 35 हमने डिस्कस किया था. नाउ in today's lecture we will start the part 4 of the Indian Constitution which deals with the directive principles of the state policy. Part 4, that is directive principles आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51. ओके, सो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें प्रोविजंस दिया गया है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51. नाउ फर्स्ट आई विल गिव यू द ओवरव्यू ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या हैं और इनमें क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू द फंडामेंटल राइट्स. तो सबसे पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज की अगर हम बात करें तो ये जो प्रोविजन है ये हमने जैसे फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रोविजन हमने बारो किया था यूएसए से. बट ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं डीपीएसपीज आर borrowed फ्रॉम आयरलैंड. ठीक है, ये कहां से बारो किए गए हैं? फ्रॉम आयरलैंड. ओके, और इसी के साथ borrowed from Ireland. And one more thing, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हैं ये क्या है? नॉन जस्टिसेबल. नॉन जस्टिसेबल मीन्स नॉट लीगली एनफोर्सेबल. Not legally enforceable by court. जो हमारा पार्ट 3 था, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो जस्टिसेबल थे. दैट मीन्स वो लीगली एनफोर्सेबल थे बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. बट in case of the directive principles of the state policy, ये जो हमारे provisions हैं, these are just the guidance, these are just the directions to the government. Okay, these are not the rights, these are the duties, obligations over the government कि government को ये चीज़ें follow करनी है. These are the instructions, guiding lines to the government, to the state to maintain a socio-economic justice, socio-economic development, to make a welfare state. So ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है. दैट मीन्स जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल पार्ट 4 में, इन केस अगर वो फुलफिल नहीं होते हैं तो उस केस में कोई इंडिविजुअल किसी भी कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ रिट नहीं कर सकता है. वहाँ लीगली जो है वहाँ जाके रिट्स नहीं इसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती हैं, रिट्स इशू नहीं हो सकती हैं. ओके, जैसे इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स अगर उनकी कोई वायलेशन होती है तो उन केसेस पे उस केस में क्या था कि वहाँ पे अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशू कर सकता है और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है. बट यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है क्योंकि दीज आर नॉट द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, दीज आर द डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस, ऑब्लिगेशंस फॉर द स्टेट, फॉर द गवर्नमेंट to maintain socio-economic justice, socio-economic development, a welfare state. Clear?
एंड इसी के साथ में दे प्रमोट वेलफेयर स्टेट। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं ये किसके ऊपर फोकस करते हैं? वेलफेयर स्टेट एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के ऊपर फोकस करते हैं। ये सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है मेंटेन करना, प्रोवाइड करना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशली और इकोनॉमिकली। दैट मीन्स जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है तो वो सोशल डेवलपमेंट हो गई। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जिसके अंदर फीमेल्स को मैटरनिटी लीव जो है वो दी जाती है। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर इक्वल पे फॉर इक्वल वेजेस, ठीक है, कि कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस भी मेंटेन करते हैं, जैसे ओल्ड एज पीपल्स के लिए पेंशन स्कीम रहती है, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जैसे स्कीम्स लाइक जो महात्मा गांधी एमजी नरेगा लाइक स्कीम थी, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है डिसेबल्ड पीपल के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है कुछ मिनिमम जो है एक पेंशन जो है प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये इसी के अंडर गवर्नमेंट को जो है डायरेक्शंस प्रोवाइड की गई हैं। सो वी कैन से कि दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हैं ये क्या हैं? दीज आर इंस्ट्रक्शंस, these are instructions, these are the instructions to government or state, to government or state, ओके। और इसी के साथ ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हैं इनको 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है: सोशलिस्टिक पैटर्न, लिबरल पैटर्न एंड गांधीयन, ओके। इसी के साथ में ये जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हैं, ओके, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हैं जो हमारे डीपीएसपीज हैं इनको 3 कैटेगरीज में जो है वो क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। 3 कैटेगरीज क्लासिफिकेशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की कौन सी है? सोशलिस्टिक, गांधीयन प्रिंसिपल्स, सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में इनको 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। कुछ जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोशलिस्टिक पैटर्न मतलब सोसाइटी के जो हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के रिलेटेड, सोशल अपलिफ्टमेंट के रिलेटेड जो उनके साथ वो जो डील करेंगे वो प्रिंसिपल्स जो हैं वो सोशलिस्टिक पैटर्न में रखे गए हैं। जो गांधीयन प्रिंसिपल, गांधीयन मॉडल क्या था? कॉटेज इंडस्ट्रीज, पंचायत, ठीक है, नॉन वायलेंस अगेंस्ट द लिक्वर, टॉक्सिकेंट्स। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स ये थे, गांधीयन की आइडियोलॉजी ये थी, ठीक है। बेसिक इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, विलेज पंचायत, तो वो जो होंगे वो इस कैटेगरी में रखे गए हैं। और लिबरल प्रिंसिपल्स में वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आएंगे जो लिबरल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। लिबरलिज्म क्या है? लिबरलिज्म क्या हो गया? फ्रीडम टू इंडिविजुअल, लाइक लिबरल डेमोक्रेसी पे फोकस करते हैं, एक मॉडर्न स्टेट पे फोकस करते हैं, एक वेलफेयर स्टेट पे फोकस करते हैं, एक सेक्युलर स्टेट पे फोकस करते हैं जहाँ पे कोई ऑर्थोडॉक्सी ना हो, कोई सोशलिज्म, कंप्लीट सोशलिज्म ना हो,
जैसे चाइना में कंप्लीट सोशलिज्म है, इंडिया में कंप्लीट सोशलिज्म नहीं है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है जो कि एक लिबरल प्रिंसिपल है जिसमें मिक्स्ड इकोनॉमिक प्रोविज़न रहता है, मिक्स्ड जहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत रहती है। तो इसी तरह से हम इनको वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस सोशलिस्टिक पैटर्न, देन गांधीयन प्रिंसिपल, देन लिबरल प्रिंसिपल्स। ठीक है। नाउ आर्टिकल 36 और 37 जो है वो एक्सेप्शन है, वो ना ही वो इन तीन कैटेगरीज में किसी में भी नहीं आते हैं, वो इनके आउटसाइड प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस आर्टिकल 36। सो आर्टिकल 36 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या करता है? प्रोवाइड्स definition of state, same as अंडर आर्टिकल 12। जैसे हमने आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया था कि आर्टिकल 12 जो है पार्ट 3 में, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट इन द ब्रॉडर सेंस, और सेम डेफिनेशन जो है आर्टिकल 36 प्रोवाइड करता है कि स्टेट की क्या है। स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 36 के अंदर कि स्टेट क्या है। ओके, तो यहाँ पे दैट मीन्स जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रॉडर सेंस में स्टेट क्या है। स्टेट इन ब्रॉडर सेंस इट इंक्लूड्स ऑल द यूनियंस, टेरिटरीज, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पॉपुलेशन, जो भी एक स्टेट के अंदर उसका पार्ट है, वो सब जो है वो स्टेट में ही आता है। ओके, नाउ आर्टिकल 37 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 37 क्या कहता है? आर्टिकल 37 से जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज हैं, डीपीएसपीज, दीज आर नॉन जस्टिसेबल, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बट ये किस आर्टिकल 37 भी यही चीज कहता है, इट सेल्फ सेज कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी हैं ये नॉन जस्टिसेबल हैं, लीगली एनफोर्सेबल इन द कोर्ट नहीं है। दैट मीन्स इनकी वायलेशन होने पे कोई भी इंडिविजुअल जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इसके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई नहीं कर सकता है और इनके ऊपर रिट्स इशू नहीं की जा सकती है। बट यस, इन अदर प्रोविजंस, अदर एक्ट्स के अंदर जो है इसके ऊपर एक्शन हो सकता है। बट अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर रिट्स इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 38 विच इज द पार्ट ऑफ सोशलिस्टिक कैटेगरी ऑफ द डायरेक्टरी प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ओके, now socialistic principles. First one is socialistic principles. Now we will discuss कि socialistic principles के अंदर कौन कौन से जो हैं आर्टिकल्स का प्रोविजन दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें आएगा हमारा आर्टिकल 38 के अंदर जो प्रोविजन है, डायरेक्शन टू स्टेट, तो स्टेट को एक डायरेक्शन दी जाती है इसके अंदर टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, तो आर्टिकल 38 के अंदर एक प्रोविजन है, आर्टिकल 38 स्टेट को एक ऑब्लिगेशन है कि उनको क्या प्रमोट करना है, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस लाइक सोशली
फॉर ईच एंड एवरी सेक्शन को, किसी की मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ओके. एंड इकोनॉमिक जस्टिस मीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स. जैसे एमजी नरेगा स्कीम्स इम्प्लीमेंट की गई, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, लाइक डिफरेंट स्कीम्स प्रोविजंस जो दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, वही इसी आर्टिकल के अंदर प्रोविज़न है. पॉलिटिकल जस्टिस, कि किसी का भी पॉलिटिकल राइट जो है वो वायलेट ना हो. ओके. तो ये जो है प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 38, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में आते हैं. इसी के साथ में आर्टिकल 38 में और क्या प्रोविजन है? एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज को कम करना इन इनकम के केस में, स्टेटस के केस में, एंड अपॉर्चुनिटीज और ये जो पार्ट है, दिस पार्ट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये ऐड किया गया था. दिस वाज एडेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. जो कि 1978 में हुई थी. समटाइम्स ये पूछ लेते हैं. ठीक है. टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी. ठीक है. इनइक्वालिटीज को कम करना, एक जो गैप रहता है, इनकम गैप, लाइक मेल एंड फीमेल्स के बीच में, अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उस गैप को कम करना, अमीर और गरीब के बीच में जो एक स्टेटस रहता है, स्टेटस गैप रहता है, अमीर गरीब या और किसी टाइप के जो स्टेटस है, उसको क्या करना, कम करना. अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोविजन जो है सबको प्रोवाइड करना. ठीक है. तो ये सारे प्रोविजन जो हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 38, और दिस पोर्शन वाज एडेड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978. और इसी के साथ में नेक्स्ट इज आर्टिकल 39. ओके. सो नेक्स्ट जो था हमारा आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स. सभी सिटीजन्स के लिए एक अच्छी लाइवलीहुड, उनको अच्छे प्रोविजंस देने जिसके साथ वो अच्छे लाइफ जी सके. ये प्रोविजन है हमारा आर्टिकल 39 के अंदर प्रोविजन दिया गया है. एंड आल्सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज. दैट मीन्स जो भी मटीरियल रिसोर्सेज, लाइक जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं कंट्री में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली होनी चाहिए अमंग ऑल द पीपल, फॉर ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सबकी डेवलपमेंट के लिए. ना कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन या कुछ पर्टिकुलर लोग उस पर अपनी मोनोपोली बना के उसको यूटिलाइज करें या उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते रहें, ऐसा नहीं है. और उसी के साथ में देयर इज अ प्रोविजन फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एज वेल एज फॉर वुमेन. आल्सो अंडर आर्टिकल 39 देयर इज अ प्रोविजन कि यहाँ पे इक्वल वर्क फॉर इक्वल फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, चाहे मेल है चाहे फीमेल है. ओके. अगर वो कहीं पे भी किसी भी फैक्ट्री में, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उनको जेंडर बेस पे जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनको कम वेजेस नहीं दी जाएंगी, इक्वल पे रहेगी फॉर इक्वल वर्क. अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थी डेवलपमेंट. एक हेल्थी डेवलपमेंट जो है एक अपॉर्चुनिटी है, होनी चाहिए बच्चों के लिए. उनकी हेल्थ की जो है अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए, अच्छी देख रेख होनी चाहिए. ये भी प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 42nd अमेंडमेंट ऑफ एक्ट ऑफ 1976 के अंडर जो है इसको ऐड किया गया था. तो ये हैं डिफरेंट प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 39 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दीज आर द डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट, टू द स्टेट, which they have to follow to maintain the welfare state, socio-economic development. Okay. इसी के साथ कुछ और प्रोविजंस है. नेक्स्ट प्रोविजन अंडर आर्टिकल 39 है, आर्टिकल
39A of the Indian Constitution, which deals with promote equal justice and free legal aid. फ्री लीगल एड प्रोविजंस, और ये भी ऐड किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट, बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976. सो आर्टिकल 39A, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर प्रोविजन क्या दिया गया है? दिस इज आल्सो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल. इक्वल जस्टिस, सबको जस्टिस जो है वो इक्वल होना चाहिए. ओके अगर कोई किसी ने कोई भी गलत काम किया है, उसकी कोई भी जो पनिशमेंट मिलेगी वो इक्वली मिलेगी. देयर विल बी एन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. फ्री लीगल एड मीन्स यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं फ्रीली. प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू हायर अ लॉयर. वो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, वो लोग जो जिनके पास ऐसा नहीं है कोर्ट में जाने के लिए, केस करने के लिए, उनके लिए यहाँ प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड का, फ्री लीगल एड का. और इसी के अंडर उनके जो केसेस हैं, उनके जो केसेस हैं वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं. लाइक प्रोविजंस लाइक लोक अदालत. लोक अदालत का नाम सुना होगा. लोक अदालत लगती है एक, यहाँ पे लोगों के केस जो है वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं लोगों के बीच में जाके, विच इज हेडेड बाय द जुडिशियल ऑफिसर. ये उन लोगों के लिए प्रोविजन होता है जो रेगुलर कोर्ट्स में अपना एक एडवोकेट या लॉयर जो है वो हायर ना कर सके. तो वो लोग उनके केसेस लोक अदालत में जो है, ऐसा नहीं है कि उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, उनके लिए लोक अदालत का प्रोविजन है. फ्री लीगल, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर लोक अदालत जो वो हैंडल की जाती है. ओपन कोर्ट होता है, तभी इसका नाम है लोक अदालत, जहाँ उनके केसेस जो है वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं कंसेंसस बेसिस पे दोनों पार्टीज़ के, और वहाँ पे उनका कोई भी खर्चा नहीं होता है. सो ये है फ्री लीगल एड अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 40 जो है वो गांधी प्रिंसिपल में है, इसलिए हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे. अभी हम डिस्कस करें सोशलिस्टिक पैटर्न. नाउ आर्टिकल 39 के बाद जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स का पार्ट है, दैट इज आर्टिकल 41. आर्टिकल 41, आर्टिकल 41 में क्या प्रोविजंस हैं? ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर द right to work, education, and other assistance in case of unemployment, बेरोजगारी के केस में, अगर कोई ओल्ड एज है उसके केस में, कोई बीमार है, सिकनेस उस केस में, या डिसेबल, कोई अगर डिसेबल है तो उस केस में. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्लियर प्रोविजंस क्या हैं आर्टिकल 41 के अंदर. सभी को, उनको राइट टू वर्क, इंडिविजुअल्स का, उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड, सभी को इक्वली प्रोवाइड होनी चाहिए. ये देखना काम किसका है? स्टेट का. ये उसकी डायरेक्शंस, स्टेट को डायरेक्शंस हैं अंडर दिस आर्टिकल. उनको ये चीज़ देखनी है, ये चीज़ मेंटेन करनी है कि क्या सभी को राइट टू वर्क उनका मेंटेन हो रहा है, एजुकेशन का वायलेट तो नहीं हो रहा, उनको मतलब अच्छे से एजुकेशन सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही है. और इन केस फॉर दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, हु आर ओल्ड एज, बीमार है, कोई डिसेबल है, तो उनके लिए भी प्रोविजंस जो है वो लागू करना.
जैसे कि इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, जैसे एक्ट लाइक था, MG नरेगा था, अदर गवर्नमेंट स्कीम्स जो रहती हैं वो सब इसी का पार्ट रहती हैं। जैसे ओल्ड एज की प्रोटेक्शन करने के लिए लाइक ओल्ड एज पेंशन स्कीम का प्रोविजंस है। ये उन लोगों के लिए जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब नहीं करते या किसी अदर सेक्टर में काम नहीं करते। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न रखना, डिसेबल्ड लोगों के लिए भी क्या प्रोविजंस रखने, उनके डिफरेंट एजुकेशनल राइट्स को देखना, उनके लिए पेंशन्स के प्रोविजंस या अदर प्रोविजंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्रोवाइड करती है, ये सब जो है मेंटेन करना अंडर आर्टिकल 39 ऑफ 41 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न है। उसी के साथ में आर्टिकल 42, ये भी सोशलिस्टिक पैटर्न में आता है। तो आर्टिकल 42 किस इट प्रोवाइड्स मेक प्रोविजंस फॉर securing just and human conditions just and human conditions of work and for maternity relief। ठीक है, जस्ट ह्यूमन कंडीशंस। इस आर्टिकल 42 के अंदर ये प्रोविजन दिया गया है कि सिक्योर करना एक जस्टिस ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, चाहे मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, क्या उनके साथ वहाँ जस्टिस हो रहा है, इनजस्टिस तो नहीं हो रहा, क्या वहाँ की कंडीशंस जो हैं उनके लिए फेवरेबल हैं काम करने के लिए कि नहीं फेवरेबल है। ये सब देखना है काम किसका, गवर्नमेंट का, स्टेट का, और उनके रिलेटेड लॉज बनाने, उनके रिलेटेड जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और उसी के साथ में लाइक मैटरनिटी रिलीफ, इसका प्रोविज़न इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, जो लेडीज़ को, जो फीमेल्स को जो एक 6 मंथ्स जो एक लीव दी जाती है, मैटरनिटी रिलीफ दिया जाता है, उसका प्रोविज़न भी जो है अंडर आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, विच इज़ द पार्ट ऑफ द पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 में क्या है, टू सिक्योर लिविंग वेजेस or fair remuneration and decent working conditions and decent working conditions for workers। दैट मीन्स किस चीज़ की सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, लिविंग वेजेस, फेयर रेम्यूनरेशन। दैट मीन्स जो लिविंग वेजेस मीन्स वो वेजेस जो इंडिविजुअल्स के लिए एक उनके डे टू डे लाइफ पे मतलब सरवाइव करने के लिए जो एक रेट फिक्स किया गया है, एक रेट फिक्स होना चाहिए कि कितना पर डे का उसको मिलना चाहिए, क्या उससे कम तो नहीं मिल रहा। जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट की हमने बात की कि फेयर रेम्यूनरेशन, कि जो भी पर डे के हिसाब से किसको दिहाड़ीनामा मिल रहा है, क्या वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। डिसेंट वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए वर्कर्स की, कि जहाँ पे भी वर्कर्स काम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में या किसी मिल में, क्या वहाँ पे उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वर्कर्स की वो क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो ये भी प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 43 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 43A of the Indian Constitution। ठीक है, आर्टिकल 43 of the Indian Constitution, it provides to secure the participation of workers
to secure the participation of the workers in management of industries. और ये ऐड किया गया था, दिस इज इम्पोर्टेंट, added by 42nd amendment एक्ट ऑफ 1976, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल 43A जो कि 42nd अमेंडमेंट से इसको जो है ऐड ऑन किया गया था, और ये प्रोवाइड करता है टू प्रोवाइड सिक्योर करना किसकी पार्टिसिपेशन, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन जो इन मैनेजमेंट था, जो भी इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वहाँ पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना, उनके काम जॉब को वहाँ पे सिक्योर करना। ओके, एक पर्टिकुलरली कुछ लॉज बनाना, कुछ नॉर्म्स बनाना ऑन द बेसिस ऑफ विच उनकी जो ज्वाइनिंग रहती है, उनका टेन्यूर रहेगा सर्विस के अंदर। तो ये सारा इंडस्ट्रीज़ के अंडर उनकी जो मैनेजमेंट है ये सारी किसके अंडर आती है, आर्टिकल 43A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट जो हमारा प्रोविज़न रहेगा आर्टिकल 46, ये हम सीक्वेंस में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी वाइज कि सोशलिस्टिक पैटर्न, दैट इज व्हाई 43A के बाद हम 46 कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। सो आर्टिकल 46 में क्या है, टू प्रमोट educational and economic interest of weaker section. इसी के साथ में स्टेट की एक और ड्यूटी है टू प्रमोट एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब उनकी एजुकेशन देखना, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिकली प्रमोट करना किसको, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़। तो वीकर सेक्शन में कौन आ जाते हैं, हमारे सब आ जाएंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, हमारी फीमेल्स। ठीक है, तो हर एक कैटेगरी का जो लोग वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, माइनॉरिटीज़ वगैरह, वो सब वीकर सेक्शन का पार्ट रहती हैं। तो उनकी एजुकेशनल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनको देखना, उनको भी इकोनॉमिकली डेवलप करवाना और एजुकेशनल उनको अच्छे से प्रोवाइड करवाना, ये भी स्टेट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 46 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज आर्टिकल 47। It is the duty of the state to raise level of nutrition level, of nutrition or standard of living and improvement of health आर्टिकल 47 में एक प्रोविज़न दिया गया है, ऐसे तो इसके अंदर और भी प्रोविजंस हैं, वो हम बट जो सोशलिस्टिक पैटर्न में आर्टिकल 47 में जो प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दैट इज़ एक न्यूट्रिशन लेवल को राइज करना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज करना, इम्प्रूव करना और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये भी ड्यूटी किसकी है, स्टेट की। जैसे टू रीच द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे बच्चों में न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना, लैक्टेटिंग मदर को भी जो एक आफ्टर डिलीवरी उनको जो कुछ प्रोविजंस दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे बच्चों को
पढ़ाई के साथ साथ कुछ न्यूट्रिशन लेवल का कुछ खिलाने पिलाने का, जैसे ICDCS स्कीम्स हैं, मिड डे मील स्कीम्स हैं, उसके अंदर फ्री जो है बच्चों को खिलाया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सारे प्रोविज़न जो हैं अंडर आर्टिकल 47 में का ही पार्ट है। सो ये था हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल के जो प्रोविजंस थे अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे गांधी प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। सो आई होप आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, और इसी तरह मेरे चैनल बलविंदर स्टडी सर्कल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।